नमस्कार साथियों। तो कल हम लोगों ने महाकवि की तर्जनी निबंध का सारांश देखा था। ठीक है। अब सारांश को जानने के बाद हम लोग इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके उनके बारे में देखेंगे। तो हम लोगों ने लेखक और उनका थोड़ा संक्षिप्त परिचय, तो उनकी रचनाओं को भी देख लिया था। अब इसका महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे आपने पूछा गया था, महाकवि की तर्जनी निबंध की अंतर्वस्तु और उसके उद्देश्य को लिखिए। ठीक है। और एक प्रश्न आपका इसमें और बन सकता है, जो है महाकवि की तर्जनी निबंध का प्रतिपाद्य लिखिए। तो इन जैसे प्रतिपाद्य है वो उद्देश्य होता है। तो इस प्रश्न का पहले प्रश्न में समावेश है। ठीक है। तो जैसे हम लोग अगर ये प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, तो जो मैं प्रश्न ये सिर्फ उद्देश्य का उत्तर नहीं लिखा हूँ, इसमें मैंने अंतर्वस्त और उद्देश्य दोनों का समावेश किया है। तो इस उत्तर में हम लोगों को पहले प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो चाहिए आप अगर क्वेश्चन पूछेगा निबंध का प्रतिपाद्य लिखिए, या क्वेश्चन पूछेगा महाकवि की तर्जनी निबंध की अंतर्वस्तु और उसके उद्देश्य को लिखिए, तो आप इस उत्तर को लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो इसमें के निबंधकार हैं, कल हम लोगों ने सारांश जाना था। देखिए, अगर आपको सारांश नहीं पता होगा तो आप इसके प्रतिपाद्य को नहीं समझ सकेंगे, तो इसलिए आप लोग वो वीडियो जरूर देखें। तो इसमें क्या था कि जो ये निबंध है वो महानिबंधकार श्री कुबेर नाथ राय जी द्वारा सन 1979 ईस्वी में लिखा गया था, जो कि एक सांकेतिक और कथात्मक निबंध है। ठीक है। तो जो ये 1979 का दौर था, ठीक है, उस समय क्या था कि जो राजनीति थी हमारी, उसमें काफी उथल पुथल मचा हुआ था। ठीक है। जो जनता थी वो उनके ऊपर उनका शोषण हो रहा था। तो इसलिए जो ये हैं कुबेर नाथ राय जी हैं, ठीक है, उन्होंने इसके ऊपर एक सांकेतिक निबंध लिखा है। ठीक है। तो वही हम लोग इसमें देखेंगे। तो इसमें क्या था कि जो वो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में उथल पुथल का दौर चल रहा था इस समय, जो जनतंत्र रूपी चिड़िया हैं वो केली कर रही थी, उसे आपात स्थिति में जकड़कर मृत्य तुल्य बना दिया गया था। सर्वत्र त्राही त्राही मची हुई थी। लेखक का मन सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था को देखकर विदीर्ण हो गया। ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने कल देखा था कि जो ये इसमें एक कथा आई है, जब वो निषाद वो पक्षी को मारता है। ठीक है। तो वो जो कथा है वो श्री वाल्मीकि रामायण से ली गई है। ठीक। तो जिस प्रकार तो जब ये देखकर लेखक का मन विदीर्ण हो जाता है, तो जिस प्रकार आदिकवि वाल्मीकि जी का मन को उस पक्षी को व्याघ्र द्वारा मारते देखकर क्रोध एवं करुणा से भरकर काव्य फूट पड़ा था, उसी प्रकार कुबेर नाथ राय द्वारा इतिहास एवं राजनीति के नाम पर जनतंत्र को मरते हुए देखकर उनकी तर्जनी भी महाकवि की भांति उठ खड़ी हुई। ठीक। तो ये दिखाई देता है हम लोगों को। तो अब इसमें देखते हैं कि अपने इस निबंध में मिथक के माध्यम से जो ये प्रायः ये जो कथा है ये मिथक है, तो ये इस निबंध में मिथक के माध्यम से उसके भावात्मक और बौद्धिक आयामों का विस्तार दिखाने का प्रयास किया है। इससे आधुनिक एवं पौराणिक समाज के संबंधों की भूमिका भी सरलता के साथ व्यक्त हो जाती है। कुबेरनाथ राय जी की दृष्टि में वक्रोक्ति के द्वारा राजनीति पर व्यंग करने में ये कथा बड़ी ही धारदार किंतु मारक शक्ति से संपन्न और परिपूर्ण भी जान पड़ती है। ठीक है। ये वक्रोक्ति के द्वारा सीधा अपेच नहीं किया है, बल्कि परोक्ष रूप से व्यंग्य किया है। अतः क्रांतिकारी और रचनात्मक दोनों ही स्थितियों में महाकवि की तर्जनी में कुबेर नाथ राय जी की सार्थक और कालजयी भूमिका रही है। इस निबंध में दो आत्मा, ब्राह्मण और निषाद, सभी किसी न किसी प्रतीक के रूप में हमारे सम्मुख इस निबंध के माध्यम से उपस्थित होते हैं। सभी जगह रामकथा ही संकेतों के रूप में अभिव्यक्त होती है। महाकवि की तर्जनी शीर्षक निबंध का आरंभ दो आत्माओं के वार्तालाप से होता है, जिसे शब्द और अर्थ की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। एक जो ब्रह्मा और सरस्वती जी हैं, वे शब्द और अर्थ की संज्ञा से अभिहित किए जाते हैं। वे दोनों एक नई कविता और नए छंद के निर्माण के लिए ही आपस में संवाद करते हैं। तो यहाँ पर कुबेरनाथ राय जी जैसे निबंधकार ने अपने भावात्मक और बौद्धिक विचारों का बड़ा सुंदर समन्वय स्थापित किया है। क्रौच क्रौची के मिथुन में से एक को निषाद द्वारा मार डालने के पश्चात जो श्लोक सहज ही फूट पड़ता है, वह वाल्मीकि रामायण की रचना हेतु संकेत करता दिखाई देता है। वर्तमान सामाजिक हलचलों पर साहित्यकार का स्वर भी यहाँ स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है। महाकवि की तर्जनी निबंध के अंत में ब्राह्मण रूपी काव्य तथा निषाद रूपी इतिहास के बीच का बड़ा सुंदर संवाद दिखाया गया है। ठीक है। जो यहाँ पे ब्राह्मण है वो काव्य का प्रतीक है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, और जो यहाँ पे निषाद है वह इतिहास के रूप में है। तो इन दोनों का सुंदर समन्वय दिखाया गया है। कैसे, वो देखते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति का मूल रूप यहाँ स्पष्ट परिलक्षित हुआ है।
यदि तुम इतिहास हो तो मैं काव्य हूँ, हम तुम दोनों ही यहाँ सतीर्थ हैं। ठीक है, जब वो कहता है, निषाद कहता है कि मैं तो इतिहास हूँ, क्योंकि मुझे ब्राह्मण जी ने वो आदेश दिया था कि इसको मार दो, उनके द्वारा ही यह कर्म कराया गया है, ठीक, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। तो वही बोलते हैं कि तो ब्राह्मण कहते हैं यदि तुम इतिहास हो तो मैं काव्य हूँ, जो ब्राह्मण होता है। तो हम तुम दोनों ही यहाँ सतीर्थ हैं, पर जब तुम विवेक प्रकट करते हो, राज्य लिप्सा के नाम पर हजार हजार मुंडपात करवाते हो, अर्थलोभ के कारण धरित्री का सारा दान, सारा घृत और मधु चाबियों से ऐंठकर ताले में बंद कर देते हो, शुद्ध काम लालसा को सभ्यता संस्कृत से कहकर चलाने लगते हो, तो मेरी तर्जनी बिना उठे मानती नहीं है। ठीक है, जो ये राज सत्ता के लोग होते हैं, ठीक है, ये इतिहास या हम लोगों को धर्म, इतिहास, संस्कृति इस नाम पे बाँट देते हैं और हम लोगों का शोषण करते हैं। ठीक है, तब इसमें जो महाकवि है, उसकी तर्जनी बिना उठे नहीं मानती और उसके कंठ से एक क्रुद्ध श्लोक बोलने का विकल हो जाता है, वो बोलने के लिए विकल हो जाता है। ठीक है, यहाँ इतिहास और काव्य का सुदृढ़ संबंध भी साहित्यकार द्वारा ही संभव हो सका है। इतिहास और काव्य को का संबंध यहाँ पर साहित्यकार ने बताया है। विवेक भ्रष्ट समाज पर घोर व्यंग करने में यह एक मारक समय है। तो ये जो इस समय का समाज है, तो विवेक भ्रष्ट हो चुका है, इसलिए इस पे व्यंग करने का यह उचित समय है, निबंधकार या बोलते हैं। यहाँ निबंधकार कुबेर राज जी की शैली कल्पना से लबरेज जान पड़ती है। कल्पना के ही वितान पर कुबेर नाथ राय जी ने सामाजिक और साहित्यिक परिस्थितियों पर अपनी प्रतिभा से विचार किया है। महाकवि की तर्जनी शीर्षक निबंध में इतिहास के जो गुण बताए गए हैं, वे सब वास्तव में राजा राजाओं राजनेताओं के गुण स्वीकार किए गए हैं। ठीक है, तो ये सब राज्य और राजनेताओं के गुण हैं, जो यहाँ पे इतिहास के बारे में बताया गया है। इस निबंध में यदि व्याध इतिहास अथवा राजसत्ता का प्रतिनिधित्व करता है, तो ब्राह्मण महाकवि काव्य के प्रतीक हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो व्याध था, जो निषाद था, ठीक है, वो यदि इतिहास को यहाँ पे जो राजसत्ता है उस समय, ठीक है, तो जो व्याध था वो राजसत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, जैसे राजसत्ता, जैसे व्याध ने उसको मार दिया था, ठीक है, उसी प्रकार जो ये राजसत्ता है वह हम पर शोषण करती है। ठीक है, उसी प्रकार जिस प्रकार ब्राह्मण ने उसको साथ दिया था या उसके प्रति वचन बोले थे उसके विरुद्ध, ठीक उसी प्रकार जो महाकवि है, वो भी काव्य का प्रतीक है। जो वो काव्य उन्होंने बोला था ब्राह्मण ने, उस काव्य का प्रतीक महाकवि है। महाकवि में ज्ञान है, विराग है, परंतु साथ ही सात्विक रागात्मकता भी है। प्रौंच का प्रणय कलह उनके मन को अपनी ओर खींचकर रागात्मकता से तरल बना देता है, किंतु दूसरी तरफ जब प्रौंच की निर्मम हत्या की जाती है तो उनका हृदय भी विदीर्ण हो जाता है, करुणा से विगलित कर देती है। उनका व्यथित द्रवित हृदय प्रतिकार से नहीं चूकता, वह व्याध के विरुद्ध बोल उठता है, जो कल एक श्लोक था, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं दमः शाश्वती समः यत् प्रौच मिथुना देकम अवधि काम मोहितम। ठीक है, इस श्लोक का मैंने आज पिछले वीडियो में बता ही दिया है। तो ये जो है, ठीक है, ये उसके विरुद्ध ये श्लोक ब्राह्मण ने बोला था। वास्तव में महाकवि काव्य के प्रतीक हैं और उनकी तर्जनी है काव्य का प्रतीकात्मक स्वर। ठीक है, जो वो काव्य बोलते हैं उसका प्रतीकात्मक स्वर जो है वह मां निषाद के रूप में फूटता है। इस तरह प्रथम काव्य के उद्गम का कारण न सिर्फ निरीह निर्दोष प्रौंच के साथ हुए अत्याचार से ब्राह्मण के मन में उत्पन्न संवेदना और करुणा है, वरन साथ ही साथ यह प्रथम श्लोक उस अन्याय के विरुद्ध प्रतीकात्मक स्वर भी है। इस प्रथम श्लोक के साथ ही काव्य ने निर्दोषों के प्रति होने वाले अत्याचार का विरोध भी प्रारंभ कर दिया था। यह विरोध काव्य का चारित्रिक गुण भी है। इस प्रकार से कुबेरनाथ राय जी के निबंध महाकवि तर्जनी मुख्यतः काव्य और राजसत्ता के इसी पारस्परिक संबंधों पर प्रकाश डाला गया है। इस निबंध में जो राजसत्ता के पारंपरिक संबंध है, काव्य और राजसत्ता के पारंपरिक संबंध है, पारस्परिक संबंध है, उस पर प्रकाश डाला गया है। तो इसका उद्देश्य आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो इसमें यही था कि जो उस समय का दौर था, ठीक है, उस समय राजनीतिक सत्ता में काफी उथल पुथल का दौर चल रहा था। इस सब को देखते हुए महाकवि जो है ये मतलब जो ये आपके कुबेरनाथ राय जी हैं निबंधकार, उन्होंने निबंध लिखा है। ठीक है, तो इसमें कई प्रतीकों जैसे ब्राह्मण, सरस्वती, ठीक है, और व्याघ्र, ब्राह्मण, ये सब प्रतीक हैं, उनके द्वारा इस कथा को कहा गया है। तो इसमें है कि जैसे ये जो वाणी एवं ब्रह्मा ने मिलकर मानवीय सभ्य समाज को एक ऐसी शक्ति प्रदान की है जिसके द्वारा अत्याचार का विरोध किया जा सके।
ठीक है, तो जो वाणी एवं ब्रह्मा है, तो जो वाणी है, ठीक है, वो सरस्वती है। और वाणी वाणी का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे शब्द, कि मैं वाणी बन जाऊंगी, मतलब मैं शब्द बन जाऊंगी, और ब्रह्मा जो है वो अर्थ के रूप में वो निहित रहेंगे। तो इसमें जब कल हम लोगों ने सारांश पढ़ा था, तो उसमें एक जगह आया था कि सरस्वती कहती हैं कि मैं वाणी बन जाऊंगी और ब्राह्मण के मुख से छंद का निर्माण करूंगी और तुम अर्थ बन जाना। ठीक, तो ये शब्द और अर्थ ने मिलकर जो मानवीय सभ्य समाज है, उसको एक ऐसी शक्ति प्रदान की है जिसके द्वारा अत्याचार का विरोध किया जा सकता है। ठीक है, यही जो छंद है, ये अत्याचार का विरोध है, यही सर्वोत्कृष्ट छंद है। तो इसके द्वारा महाकवि यही कह रहे हैं कि जो इसके द्वारा जो निबंधकार है यही कह रहे हैं कि हम लोगों के पास ऐसे वाणी एवं ब्रह्मा है जो शब्द और अर्थ हैं, जिसके द्वारा हम अत्याचार का विरोध कर सकते हैं। तो ये निबंध आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें जो एक प्रश्न है, भाषा एवं शिल्प पर प्रकाश डालिए, ये आपके में पूछा तो नहीं गया है, अंत में मैं इसको पढ़ा दूंगा। फिलहाल जो आपके में प्रश्न पूछे गए हैं, तो उनको सबसे पहले कंप्लीट कर लेंगे। तो धन्यवाद।